सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, पॉलिटी का, 8th क्लास की पॉलिटी का। ओके। तो जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से इसका एवोल्यूशन हुआ, क्या इसके फंक्शंस हैं, किस तरह से ये पीपल्स पार्टिसिपेशन में जो है मदद करता है, ये सारी ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को। ठीक है। देखो, डेमोक्रेसी में इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैव ए इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट इवन द लोकल लेवल्स देर शुड बी इलेक्टेड गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द लोकल अफेयर्स। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ आवर कंट्री। देखो, लार्ज कंट्री है जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस भी हैं, तो लार्जर कंट्री है, तो सिर्फ सेंटर लेवल पे एक गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल पे होने से ना, तो उतना जो पब्लिक पार्टिसिपेशन जितना होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू द लार्ज कंट्री विद अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो हैविंग ए लोकल एट ए लोकल लेवल सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट सो दैट पीपल कैन रेगुलरली परफॉर्म देयर फंक्शन इन इट। ओके। तो इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एवोल्यूशन हुआ है पंचायत राज का वो पढ़ेंगे, उनकी फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है ना, ये कहाँ पे होती है? एट विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल, जो लोगों के नज़दीक हो, हमारे ग्राम पंचायत है ना। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट दैट जो हमारे डे बाय डे लाइफ में इन्वॉल्व हो। सरपंच हमारी डे बाय डे लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है क्या? और प्रॉब्लम्स जो है ऑर्डिनरी पीपल्स की समझे। ठीक है, समझे? तो बिकॉज लोकल गवर्नमेंट बिलीव्स दैट के लोकल जो नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट आर असेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो लोकल गवर्नमेंट ना, दे नो अबाउट वट काइंड ऑफ पीपल वी आर, वट वी नीड, आवर असेंशियलिटी है ना, ये चीज़ें, ये नेसेसरी एफिशिएंट एक पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एडवांटेजेस है लोकल गवर्नमेंट के लिए, दैट इन नियर पीपल्स जो है ना, ये कन्वीनियंट हो लोकल लोगों के लिए कि वो डायरेक्टली अप्रोच कर पाएँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। लो, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम सरपंच के पास नहीं जाते हैं, बिकॉज दे नो अस एंड वी नो दैम। इट इज़ ईजी टू अप्रोचेबल। हम स्टेट गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट थोड़ी चीफ मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। ओके। ठीक है। हमारी मिनिमम कॉस्ट लगती है ना। सो ये जो है ना, एक डेमोक्रेसी जो मीनिंगफुल होती है कब? जब लोग जो है पीपल पार्टिसिपेट इन दैम। विद द पीपल पार्टिसिपेशन द डेमोक्रेसी बिकम मोर इंटरेस्टिंग। विद जितना हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना जो है स्ट्रॉन्ग जो है और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगा, है ना। वी विल लर्न हाउ टू पार्टिसिपेट इन लोकल लेवल। सो दिस विल हेल्प अस टू गेट फेमिलियर विद किससे फेमिलियर होने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर से। ठीक है। वी नीड सम काइंड ऑफ एजेंट्स इन बिटवीन देम। ओके। हमारे लोकल इश्यूज जो है, वी कांट डायरेक्टली टेक टू द स्टेट गवर्नमेंट, विल टेक टू द लोकल गवर्नमेंट्स, दे वर्क ऑन अस, दे विल फॉरवर्ड इट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इस तरीके से होता है लोकल गवर्नमेंट का जो है। देखो, पंचायत राज, देखो लोकल गवर्नमेंट जो है ना, उसे सेल्फ गवर्निंग जैसे विलेज कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में अर्लीस्ट टाइम, फ्रॉम द इंशियंट टाइम, जब सभाज होती थी, है ना, विलेज असेंबली। इन कोर्स ऑफ टाइम ये सभाज बॉडीज जो है ना, पंचायत की शेप ली, और असेंबली ऑफ 5 पर्सन, है ना। फिर ये पंचायत जो है रिजोल्व्ड इश्यूज एट विलेज लेवल। द रोल एंड फंक्शन ऑफ दिस आर कीप चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, मॉडर्न टाइम में जो है लोकल गवर्नमेंट का सबसे पहले एवोल्यूशन की कहाँ पे हुआ? 1892 में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया, है ना, वो जो वाइस रॉय था तब इंडिया का, 1882 में ना, टुक एन इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग द लोकल बॉडीज और लोकल बोर्ड्स। इवन जो हमारे जो नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब उसने कहा था कि कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे अर्ज किया जो है नेसेसरी कोई स्टेप लिया जाए लोकल गवर्नमेंट्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1990 आया, 1919, इसने कहा कि विलेज पंचायत्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन नंबर ऑफ प्रोविंस। फिर जो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ 1935 में भी, ड्यूरिंग जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था, महात्मा गांधी ने भी स्ट्रांगली प्लीड किया कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की। ठीक है। जब पावर एक जगह पे कंसंट्रेटेड होने, जैसे यूनियन में हो, तो वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड। ठीक है। जब पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में भी है, लोकल बॉडीज में ना, म्यूनसिपलिटीज में, तो ये क्या? डिसेंट्रलाइज्ड है पावर जो है डाइवर्सिफाइड हो गई है। ठीक है। इस तरीके से होता है। महात्मा गांधी जी जो बिलीव करते थे कि स्ट्रेंथ, जो विलेज पंचायत को अगर हम लोग मजबूत करेंगे, ये इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन है। इसका मतलब जो डेवलपमेंट सारे इनिशिएट होते हैं, उनको लोकल इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़रूरी है उनके सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी डेवलपमेंट का। पंचायत जो है वे लुक्ड अपॉन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन सॉरी। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेसी में, तभी ये सक्सेसफुल होगी। ठीक है। पहले क्या होता था ना कि
इनॉर्मस सेंट्रलाइजेशन होती थी, ज़्यादातर पावर जो है गवर्नर जनरल के हाथ में होती थी। देयर फॉर आवर लीडर जो इंडिपेंडेंस मेंट टू इंश्योर दैट देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे डिसीजन मेकिंग की डिसेंट्रलाइजेशन होगी। पीपल विल बी इन्वॉल्व एट ईच स्टेप ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ आवर कंट्री। इस तरीके से जो है एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। So when constitution was prepared, the subject of local government was assigned to states। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ ना, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोकल गवर्नमेंट्स की ना, वो क्या कर दी, स्टेट के हाथ में दे दी कि स्टेट डिसाइड करेगी कि इस सब्जेक्ट के बारे में क्या करना है, ठीक है। हम लोग जो, और ये मेंशन भी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, डीपीएसपी में मेंशन है कि और गवर्नमेंट के पॉलिसी जो है डायरेक्टिव दिए जाते हैं ऑल गवर्नमेंट को। हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है ना। ये प्रोविजंस जो है नॉन जस्टिफाइबल थे और प्रायरली जो एडवाइजरी नेचर थे, ठीक है। इट फेल्ट के जो लोकल गवर्नमेंट्स है इंक्लूड पंचायत राज डिड नॉट रिसीव एडुकेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ए फ्यू रीजन्स कैन बी एडवांस्ड फर्स्टली एंड द टर्मोइल ऑफ पार्टीशन रिजल्टेड इनटू। तो देखो ना, उसके बाद जो है मेनी इश्यूज हुए हैं ना, इंपॉर्टेंट जो पीपल पार्टिसिपेशन था डेवलपमेंट प्लानिंग में। मेनी मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो विलेज पंचायत चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ चाहते थे कि इनडायरेक्टली नॉमिनेट किया जाए ना, तो ये जो पर्पस खो देता अगर इनडायरेक्टली नॉमिनेट किया जाए। सो नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एंड थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। सेकेंडली देयर वाज ए पावरफुल वॉइस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, वो फैक्शन थे कि कास्ट रीडन नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी, कि वो यह सोचते थे कि जिस तरीके से जो कास्ट सिस्टम जो डीपली इंट्रेंच्ड है इंडियन सोसाइटी में, अगर हम लोकल गवर्नमेंट्स बनाएंगे भी तब इंडिपेंडेंस के टाइम, तो क्या होगा कि पीपल विल जो है ना, जो हायर कास्ट जो डोमिनेंट कास्ट है वो नॉमिनेट होंगे और जो है इन लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट करेंगे अदर जो लोअर कास्ट वाले हैं ना। तो होवर जो नो बडी डिनाइड दैट, किसी ने ये नहीं कहा कि इंपॉर्टेंस नहीं है पंचायत की, विलेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने विलेज पंचायत के ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, बट उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रैक्शनलिज्म है, फ्रैक्शनलिज्म और जो बहुत सारी इल्स हैं इंडियन विलेजेस में ना, वो डिफीट कर सकती हैं ऑल थ्रू द पर्पज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। द डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज इन at the time on independence, which I based on मनी हो, रिच और पुअर, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी हो, कास्ट सिस्टम हो, रिलीजिज्म, तो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था। और उन्होंने सोचा अगर लोकल लेवल पे गवर्नमेंट भी बनाएंगे तो जो डोमिनेंट पीपल हैं वो जो है ये जो हमेशा रूलिंग में रहेंगे और वो और डिस्क्रिमिनेट करेंगे, दे विल गेट मोर पावर। तो तब ये जो है लागू नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या है, लोकल गवर्नमेंट का जो फाइनली फुलफिल हुआ वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ, ठीक है। इसने नए पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए ना, ये 1992 में जो है हुआ, 1992 में हुआ 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट। इससे क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरिया और म्यूनसिपलिटीज़ इन द सिटीज़ इन अर्बन एरियाज, जैसे है ना अर्बन एरियाज़ में जो है इनके लिए क्या, ये 73rd अमेंडमेंट से पंचायत राज, 74th अमेंडमेंट से जो है अर्बन एरिया, ठीक है। मेनी से डायरेक्ट में जो है जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई स्टेट को कि जो है लोकल इलेक्शन करवाए जाएंगे एवरी 5 years, ठीक है। इस तरीके से जो है लोकल गवर्नमेंट, देखो 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, 1992 में है ना। 74th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो रूरल कॉन्स्टिट्यूशन के था जिसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो था अर्बन लोकल बॉडी से जिन्हें नागर पालिका भी कहते हैं, ठीक है। 1993 में ये इन्फोर्स में आया, ठीक है। तो स्टेट सब्जेक्ट था, लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट जो है फ्री टू मेक देयर ओन लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। तो स्टेट्स अपने हिसाब से लोकल गवर्नमेंट के लिए लॉज बना सकते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट कैन, ये एक मॉडल दिया, तो एवरी स्टेट कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर ट्रेडिशंस है ना, वो मॉडिफाई करके उस लॉ को जो है अपने स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं ना। तो 73 अमेंडमेंट एक्ट में क्या आता है, 3 टायर स्ट्रक्चर दिया गवर्नमेंट ने कि 3 टायर स्ट्रक्चर का जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। एट द बेस क्या होगा, बेस पे ग्राम पंचायत होगा, सबसे नीचे ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा, जो कवर करेगा विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस, एक विलेज या फिर 4-5 विलेजेस जो है ग्राम पंचायत के अंदर होंगे, ठीक है। उसके ऊपर होगा इंटरमीडिएट लेवल पे मंडल है ना, जिसे ब्लॉक या तालुका लेवल, तो ब्लॉक लेवल पे क्या होगा, क्या मंडल है ना, मंडल या ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। ये इंटरमीडिएटरी है बीच में, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या होगा, तालुका पंचायत हो गई ना, उसके ऊपर क्या होगा, जिला परिषद, जिला परिषद जो 3 लेवल पे जो है इसको जो है मेंटेन किया जाएगा,
ठीक है। तो द इंटरमीडिएट जो छोटी स्टेट्स जैसे गोवा जैसी स्टेट है या उससे छोटी छोटी सिक्किम है, उस पे जो है ये इंटरमीडिएटरी लेवल ना भी हो तो भी चलेगा, ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का हुआ। फिर इलेक्शंस की बात आई तो देर आर 3 लेवल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। द टर्म जो ईच पंचायत बॉडी की 5 साल होगी वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे पीपल के द्वारा, है ना। ये अगर गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देती है पंचायत राज को बिफोर 5 ईयर ऑफ टर्म, 5 साल से पहले भी, तो फ्रेश इलेक्शन जो है 6 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस था जो है इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स के लिए ना। तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो बहुत सारी स्टेट में है ना, इन मेनी स्टेट देर यूज टू बी इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड देर वाज नो प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएटरी इन इमीडिएट इलेक्शंस आफ्टर रेजोल्यूशन। तो पहले कोई प्रोविजंस नहीं था, लेकिन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक्ट कहा कि 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, ओके। और इलेक्टेड बॉडीज वेयर होंगी जो लोकल गवर्नमेंट को रन करेंगे। फिर आया रिजर्वेशन की बात। देखो 1/3 जो रिजर्वेशन है ना, 1/3 वो 1/3 रिजर्वेशन जितनी भी पोजीशन से पंचायत इंस्टीट्यूशंस में वो रिजर्व्ड होंगी वुमेन्स के लिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1/3 जो है वो रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए। रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब आर प्रोवाइडेड फॉर ऑल 3 लेवल, तीनों लेवल पे, जिला परिषद पे भी और पंचायत में भी, ग्राम पंचायत में भी, ठीक है। इन सब में जो है जो SC और ST के लिए भी रिजर्वेशन होगी, है ना, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर स्टेट फाइंड इट नेसेसरी दे कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर OBC ऑल्सो। अगर स्टेट को ये इफ इट्स फाइंड नेसेसरी दे कैन हैव रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड ऑल्सो। वाई? बिकॉज ये मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स हैं इनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि रिजर्वेशन अप्लाई नॉट मेरली ऑर्डिनरी मेंबर इन पंचायत राज बट ऑल्सो पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन और अध्यक्ष एट ऑल 3 लेवल। सिर्फ जो है ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए नहीं है, इवन द जो चेयरपर्सन है तीनों लेवल पे, फ्रॉम ग्राम पंचायत टू जिला परिषद, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। समझ गए? 3 तरह की रिजर्वेशन मैंने बताई। SC ST OBC के लिए भी कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे, लेकिन SC ST कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और तीसरा क्या है, वुमेन्स के लिए कितनी, 1/3 रिजर्वेशन। याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। देखो 29 सब्जेक्ट्स जो थे विच आर जो स्टेट लिस्ट में थे ना, सब्जेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड एज इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में थे, दे आर सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर टू पंचायत राज। अब वो जो है जो स्टेट वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर दिए गए, और वो ज़्यादातर लिंक्ड थे डेवलपमेंट और वेलफेयर फंक्शन के लिए लोकल गवर्नमेंट पे, है ना। तो एक्चुअल ट्रांसफर इनका फंक्शन डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कौन कौन से फंक्शंस जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करेगा, वो चीज़ है। 29 सब्जेक्ट्स थे पंचायत राज में, ठीक है, लोकल बॉडीज़ के लिए, ठीक है। ये ज़्यादातर रिलेटेड डेवलपमेंट और इन चीज़ों के लिए था, ठीक है। आर्टिकल 243G, यानी ये क्या, पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत राज के बारे में कहता है। और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ इंडो द पंचायत विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द 11th शेड्यूल में जितने लॉज हैं स्टेट लिस्ट में, वो चीज़ें जो है आगे वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को दे सकता है उसके में और बाय लॉ के तहत, ठीक है। कौन कौन से हैं देखो, एग्रीकल्चर है जैसे स्टेट लिस्ट में ना, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, रूरल ड्रिंकिंग रूरल हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, रोड्स है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, अडल्ट है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें, कल्चर है, मार्केट एंड फेयर्स है, लाइब्रेरीज है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑल दैट आर लोकली डेवलप्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये सारी की गई। ग्राम पंचायत मैंने आपको एक समझाया। स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्शंस करवाने के लिए, पंचायत राज कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। और अर्लियर दिस टास्क व परफॉर्मर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विच, पहले ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन अब जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। जो ऑफिस स्टेट इलेक्शन कमीशन है क्योंकि वो ऑटोनोमस इलेक्शन है, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जैसे, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो जो है क्या कराएगा, इलेक्शन कंडक्ट कराएगा टाइमली मैनर्स में जो है लोकल गवर्नमेंट की। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, जैसे सेंटर में फाइनेंस कमीशन होती है ना, वैसे स्टेट में फाइनेंस कमीशन है ना, ये क्या करेगी, अलॉट करेगी फाइनेंसिस की, इतना पैसा जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को देना है,
रेवेन्यू जो है बिटवीन, जो शेयर करेगी बिटवीन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है, रूरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है अर्बन एरियाज़ के लिए। कर अर्बन एरिया में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो है म्यूनसिपलिटीज़ के लिए, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई ए बिग सिटी लाइक मुंबई दिल्ली, बट इट इज़ नॉट ईजी टू से दैट देर आर वेरी स्मॉल। हमने पढ़ा था पहले भी कि सेंसस ने इंडिया डिफाइन किया एक अर्बन एरिया क्या होता है, जहाँ जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन जो है 5000 हो, है ना, और 75% जो मेल है वो वर्किंग हो किसमें, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में। एक सिटी क्या है जहाँ 5000 की पॉपुलेशन हो, जहाँ 75% मेल जो है वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क में जो है, 75% मेल जो है नॉन एग्रीकल्चर वर्क में हो। और तीसरी चीज़ जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है एटलीस्ट 400 पर स्क्वायर किलोमीटर हो, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 400 पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो 2011 के सेंसस के मुताबिक 31% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वो जो है अर्बन एरियाज में रह रही है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट किया कि ये जो है जो एरियाज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिफाइंड है उसमें जो डिफरेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो सेटअप की जाएंगी, है ना, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुक आफ्टर द सिटी। ओके, तो इम्प्लीमेंट हुए 73rd और 74th को मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कुछ ये जो है सिग्निफिकेंसेस दी हुई हैं जो बड़ी छोटे मोटे डिटेल्स हैं जो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना था कि तो क्या होता है लोकल गवर्नमेंट्स, है ना। ओके, फिर जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, है ना, और कौन इसके इलेक्शंस करवाता है, उसके कुछ फीचर्स मैंने आपको बता दी। आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना तो आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू देना था, वो मैंने आपको दे दिया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।